अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो के शुरू में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट है तो उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज चली जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्याल है, जिसके बेतहाशा पार्ट पहले आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे, उन वीडियोज़ को जाकर ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आज की वीडियो में आपका जो सवाल है वो एड्रेस ना हो रहा हो, तो उन वीडियोज़ में हो सकता है। इसके अलावा मेरे एक इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आ रहा है, इसको फॉलो करना मस्ट है। इसके ऊपर बेतहाशा कंटेंट आता है अबाउट लाइफ इन यूएसए। इसके अलावा कहीं भी आपको कुछ सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, तो ऑलमोस्ट 180 प्लस वीडियोज़ हैं, उसमें भी नहीं मिला आपको कुछ, तो कमेंट सेक्शन में आके अपना सवाल लिखें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम उनको एड्रेस कर लेंगे। तो आ जाइए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला कमेंट है, वो कह रहे हैं कि यूएस एम्बेसी रिज्यूम कब करेगी अपनी रूटीन वीज़ा सर्विसेज। करंटली दे आर नॉट प्रोसेसिंग वीज़ा। उनका K1 है, और उनकी जो अप्रूवल है दैट इज़ एक्सपायरिंग ऑन सितंबर 12। कह रहे हैं कि उनको इनवॉइस नंबर और केस आईडी जो है मिला हुआ है, लेकिन इट्स ऑन होल्ड फ्रॉम मे। तो एक्सप्लेन करने के लिए K1 जो होता है वो I-129F होता है, फियोंसे वीज़ा होता है। एक यूएस सिटीज़न अपने फियोंसे को बुला रहा होता है। जब USCIS से आपकी I-129F अप्रूव्ड हो जाती है तो इसकी एक्सपायरी होती है, बाकी पिटिशंस की नहीं होती, ख़ासतौर I-130s की। तो उस एक्सपायरी से पहले पहले आपने जो होता है ना NVC और सारा ये प्रोसेस करना होता है। अगर आपको अभी लगता है कि अभी जो है ये रुकी हुई है, तो आप वेट करें कुछ महीने, जो अगली एडमिनिस्ट्रेशन आती है, जो उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था। यू नेवर नो, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आते हैं। लेकिन अगर एक्सपायरी पास आ चुकी है, रीच आउट टू द यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद और एनवीसी दोनों को, उनको बताओ भाई मेरी एक्सपायरी आ रही, क्या सीन है, मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल करवाओ। उसके अलावा क्योंकि आपका जो पटिशनर है दैट इज़ अ यूएस सिटीज़न, उनके थ्रू भी इंक्वायरी करवा सकती हैं। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई और सलूशन नहीं है, वेट ही है। और बदकिस्मती से आप ऐसी एम्बेसी के साथ आपका प्रोसेस होना है जो बहुत हार्श है, और जिस पर बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका केस जल्द से जल्द हो और आप अपने फियोंसे के पास जाके आगे शादी करके प्रोसेस आगे कंटिन्यू कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर तो कहते हैं CESC पोर्टल के ऊपर I-864 अपलोड करना मस्ट है आफ्टर द इंटरव्यू। I-864 जो होता है वो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट होता है, इंटरव्यू के बाद नहीं पहले करना होता है, क्योंकि आपने शो करना टू द ऑफिसर के आपका जो पटिशनर है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है फाइनेंशियली, और आप वहाँ जाकर सिस्टम के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे। तो आपने इंटरव्यू से पहले करना था। और अगर आपका पटिशनर F4 में वो मैरिड है, तो I-864A आई थिंक होता है, वो एप्लीकेबल होता है। तो NVC के जो पोर्टल में जाएं, जाके सारे स्टेप्स करने होते हैं। अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो डॉक्यूमेंट क्वालिफाई नहीं होगा तो एम्बेसी किस तरह आपका वीज़ा स्केड्यूल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पता कि कहते हैं, ब्रो हमारे अटर्नी ने सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट कराया है I-130 के लिए। CR1 का केस है, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और अब तक अप्रूवल नहीं आई। पहले तो आप ये बताएं, ये ज़्यादती नहीं है? आप पैसे वकील को दे रहे हैं, सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, तो उनसे पूछें, वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड करेंगे। लेकिन जब I-130 फाइल किया जाता है USCIS का, तो उसके सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मैरिज सर्टिफिकेट से ज़्यादा ही चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन तो कम दी है। और अगर आप अभी वेट करें तो अपना रिसीट नंबर जो है USCIS के केस स्टेटस में जाएँ डालें। अगर इट्स पेंडिंग फॉर रिव्यू आपको पता लग जाएगा। अगर उनको अब और डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो दे विल ऑलवेज इशू RFE, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, वो उसका जवाब देना होता है। तो आप वेट ही कर सकते हैं, अपनी जाकर स्टेटस देखें और आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होना चाहिए, आपका वकील होना चाहिए भाई, उसको पैसे दिए हैं अपने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पता है कहते हैं कि इनके पेरेंट्स और ख़ुद ये उनके 2 भाई, 2 दिन पहले बताया गया कि उनके भाई एज आउट हो चुका है, और ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। इनने मेडिकल सब कुछ, DS-2 सब कुछ सबमिट करवा चुके हैं। फिर उन्हें सोचा कि इंटरव्यू जाते वहाँ जाकर बात करते हैं, शायद कुछ सीन बन जाए, क्योंकि कोविड के बैकलॉग की वजह से मेरा भाई एजड हुआ है। दिस इज़ अ वेरी गुड कमेंट फॉर दोज पीपल जो मेरे से पूछते हैं कि कोविड बैकलॉग का आपको रेमेडी मिलती है नहीं मिलती है। ये कमेंट है,
इनको नहीं मिली, तो इट मीन्स ऐसी कोई बात नहीं जो आप रूमर सुनते हैं, मिथ सुनते हैं, क्योंकि USCIS में मैंने अब तक कोई चीज़ नहीं इस तरह की रीड की हुई थी। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो उनको साथ ही उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए, उसमें से फिर भी कुछ मिसिंग निकल आए। लेकिन वो सवाल ये पूछना था कि अपने भाई के लिए क्या कर सकते हैं। उन्हें सुना कि ग्रीन कार्ड होल्डर 5 साल तक लग जाता है, उसके बाद F2B का जो टाइम वेट है 6-7 ईयर्स का टाइम है। दैट इज़ करेक्ट। उनके पास जो पाथवेज हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो USA जाएंगे, ग्रीन कार्ड लेंगे, F2B के लिए अप्लाई करेंगे I-130 फाइल करके। F2B अभी भी 2017 के अंदर स्टक है, और ये काफ़ी अरसे से स्टक है। तो 2024 का एंड है, आप देख लें 7-8 साल तो वैसे ही प्रोसेसिंग टाइम रहती है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है जब आपके पेरेंट्स 5 साल पूरे कर लें, N-400 करके सिटीज़न बन जाते हैं, फिर वो दोबारा उसकी जो पुरानी पिटिशन चल रही होगी I-130 वाली, उसको अपग्रेड कराएं टू F3 के अनमैरिड सन और डॉटर ऑफ अ US सिटीज़न। तो इट्स अगेन आप एक रेमेडी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी टू से बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन प्रोसेस हैं। बेहतर बात अच्छी बात ये होती है US सिस्टम की कि आप जब भी हो, आपको मिले अपॉर्चुनिटी, केस फाइल कर दें, कभी ना कभी आपकी बारी आ जाएगी। तो जब तक वो आपका भाई सिंगल रहता है, शादी नहीं करता, तो वो उनके जो माँ बाप हैं ग्रीन कार्ड होल्डर, वो केस चला सकते हैं F2B के अंडर। अगर वो शादी कर लेगा तो उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि अगेन नाउ ही इज़ मैरिड, और मैरिड जो होते हैं US सिटीज़न ही बुला सकते हैं। तो आई थिंक वो आपको आई थिंक 1 होती है जो मैरिड US सिटीज़न के बच्चे होती हैं। अगर अनमैरिड होंगे तो F3 होती है। तो अगेन यू कैन ऑलवेज सीक आउट प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ लॉ फर्म इन USA, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे, या ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर वो कहते हैं कि F2B की प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, और उसके ड्यूरेशन के बीच में अगर शादी हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उस बंदे की शादी हो जाएगी और वो उस प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी, जो ग्रीन कार्ड होल्डर होता है ना पेरेंट्स, वो अपने मैरिड बच्चों को नहीं बुला सकता, सिर्फ अनमैरिड को बुला सकता है। तो वो F2B से बाहर हो जाएगा। फिर आपके पेरेंट्स जब सिटीज़न बन जाएंगे, देन दे हैव टू अप्लाई फॉर F3, जो नहीं, अगेन F3 इज अनमैरिड सन्स एंड डॉटर ऑफ US सिटीजन। आई थिंक F1 होती है। प्रोसेसिंग टाइम ऊपर चल जाएगा, लेकिन फिर टाइम लगेगा, लेकिन हर किसी का अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगेन सीक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ लॉ फर्म, रीच आउट टू अ लॉ फर्म इन USA, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे, और ऑनलाइन आप USCIS पे पढ़ सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, उसको जाकर फॉलो करें, जिसके ऊपर आपको ग्लिम्स नज़र आते हैं लाइफ इन USA। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।